फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत का बड़ा एक्शन, मालदीव से जहाज वापस, मांग 28 देश का फूटा गुस्सा। और वाह, कौन से 28? 48 तो नहीं बोल देते मैंने, पता नहीं मैं गड़बड़ करती हूँ। 28 है भैया। कौन सा 28 देश का फूटा गुस्सा? उनको भी बोलते हैं भाई, तुम्हारा नेक्स्ट नंबर लगाएंगे अगर इनका गुस्सा हमारे ऊपर दिखा रहे हैं वो, तो इन्हीं 28 को हम बारी बारी फिर इनको भी एक सबक सिखाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बेहद जरूरी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर मालदीव से निकलकर सामने आ रही है, जहां भारत ने कड़ा एक्शन लेते हुए मालदीव को गिफ्ट किए हुए अपने हिस्टोरिकल जहाज को वापस बुला लिया है, जो कई दशकों से मालदीव की सुरक्षा कर रहा था। भारत ने ये कदम क्यों उठाया और हम किस जहाज की बात कर रहे हैं, इसके बारे में सुना था हमने अभी लेटेस्ट। वहीं दूसरी खबर यूरोपियन यूनियन को लेकर है, जहां भारत ने यूरोपियन यूनियन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका विरोध करते हुए भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने क्या कहा और क्या है ये टैक्स, ये जानेंगे इस वीडियो के अंत में। दोनों ही टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत कैसे मालदीव की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहा है, चाहे फिर वह आपातकाल के समय जरूरत का सामान भिजवाना हो या मालदीव को सिक्योरिटी देना हो। भारत हर पैमाने पर खरा उतरता आया है। जाहिर सी बात है कि मालदीव भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि मालदीव इंडियन ओशन में मौजूद एक ऐसा देश है जहां से भारत का करीब 97% ट्रेड होता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत को इन रूट को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। वहीं मालदीव में नए राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू के इलेक्ट होने के बाद से ही भारत और मालदीव में तनातनी शुरू हो गई। माइजू ने कई ऐसे स्टेप लिए जो भारत के खिलाफ थे। मालदीव में लगातार बढ़ रहे चीन के प्रभाव को देखते हुए भी भारत अब अलर्ट मोड पर है। मालदीव की हरकतों से भारत बखूबी वाकिफ था, इसी वजह से भारत ने मालदीव को झटके पर झटके देना शुरू कर दिया। दोस्तों, भारत आर्थिक रूप से मालदीव की बहुत सहायता करता आया है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जब मालदीव ने भारत से क्रेडिट लाइन मांगी तो भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि जब तक पहले का उधार मालदीव चुकता नहीं कर देता उसको कोई भी एक्स्ट्रा क्रेडिट लाइन नहीं दी जाएगी। इसके बाद भारत ने मालदीव में प्याज के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया, जिसकी वजह से मालदीव में महंगाई चरम पर पहुंच गई। जिसके बाद मालदीव भारत से उम्मीद लगाए बैठा है कि भारत उसकी सहायता करे, लेकिन भारत ने मालदीव को एक और बड़ा झटका दे दिया। भारत ने अब अपने सबसे पुराने और बेहतरीन जहाज को मालदीव से वापस बुला लिया है, जो कि लंबे समय से मालदीव की सुरक्षा में लगा हुआ था। जाहिर सी बात है, जब भारत अपनी सेना को मालदीव से निकाल रहा है तो अपने जहाज और हेलीकॉप्टर को वहाँ पर क्यों ही रखेगा। बहरहाल जो अभी खबर निकलकर सामने आ रही है वह बस जहाज को लेकर ही है। बता दे 17 साल से ये जहाज मालदीव की सुरक्षा के लिए काम कर रहा था। दोस्तों, जहाज INS तरमुगली को 2 देशों को सर्व करने के लिए विशेष मान्यता मिली हुई है। दरअसल भारत ने मालदीव से खुश होकर और वहां की सिक्योरिटी को टाइट करने के उद्देश्य से इस जहाज को मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को गिफ्ट कर दिया था। अब दशकों तक मालदीव में सर्विस देने के बाद जहाज INS तरमुगली वापस भारत आ रहा है, जिसका भारत गर्व के साथ वेलकम कर रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो धीरे धीरे भारत मालदीव को उसकी करतूतों का सबक सिखा रहा है। भारत के रिएक्शन को देखते हुए मालदीव को भी अब समझ आ रहा है कि भारत से दुश्मनी मोल लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। आगे आने वाले समय में दोनों देश आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि यूरोपियन यूनियन से निकलकर सामने आ रही है। मालदीव के साथ साथ भारत ने यूरोपियन यूनियन को भी करारा जवाब दिया है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर टैक्स लाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका भारत ने विरोध किया है। इस टैक्स के तहत यूरोपियन यूनियन किसी भी देश में बनने वाले आइटम जिनको प्रोड्यूस करने में ग्रीन हाउस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऐसे सभी आइटम जो EU में इंपोर्ट होंगे इन पर वो एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि इस प्रस्ताव को वो 1 जनवरी 2026 से लागू करेंगे। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने कार्बन इंटेंसिव सेक्टर जैसे स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम से जुड़ी सभी कंपनियों से डेटा मांगा है, जिससे वो इसी के अकॉर्डिंग उन पर अलग अलग टैक्स लगा सके। बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने यह भी कहा है
कि वह कार्बन बॉर्डर टैक्स को स्पेशली इंडिया और चीन के लिए ला रहा है, क्योंकि इन देशों में सबसे ज्यादा कार्बन इंटेंसिव सेक्टर है। वहीं पर अब यूरोपियन यूनियन के इस कार्बन टैक्स को लेकर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बयान दिया और यूरोपियन यूनियन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ट्रम्प सरकार ने यूएस के अंदर भारत के खिलाफ कुछ चीजों पर एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी लगाना शुरू किया था, इसके बदले में भारत ने भी अमेरिका से आने वाले कई आइटम पर कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। उसी तरह से हम यूरोपियन यूनियन को भी काउंटर करेंगे। अब आपको बता दें कि इंडिया के इस तरह के रवैये के पीछे की वजह क्या है। दरअसल इंडिया की ओर से बहुत ज्यादा मात्रा में आइटम्स यूरोपियन यूनियन जाते हैं, तो ऐसे में इन इम्पोर्ट्स पर 20 से 30% तक का टैक्स लग सकता है। जाहिर सी बात है, टैक्स लगने से आइटम महंगे हो जाएंगे, तो वहाँ के लोकल लोग भारत के आइटम्स को अवॉइड करेंगे। इससे भारत के एक्सपोर्ट को काफी नुकसान होगा। इंडिया के आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील के एक्सपोर्ट में से करीब 26.6% एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन में जाते हैं। इससे इन आइटम्स के प्रोड्यूसर्स को भी भारी नुकसान होगा। वहीं इसी को लेकर भारत ने यह भी कहा है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स से न सिर्फ भारत को बल्कि वर्ल्ड ट्रेड को नुकसान होगा और ये कार्बन एमिशन में भी बिल्कुल हेल्प नहीं करता है। भारत ने यह भी तर्क दिया है कि अगर यूरोपियन यूनियन का मकसद डीकार्बनाइजेशन का है तो उनको फॉसिल फ्यूल्स पर सबसे पहले टैक्स लगाना चाहिए था, क्योंकि 90% ग्रीन हाउस और 75% कार्बन एमिशन फॉसिल फ्यूल से ही होते हैं। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन को लेकर भारत के इस तरह के तीखे रवैये पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या अगर इस तरह के टैक्स यूरोपियन यूनियन भारत पर लगाता है तो बदले में भारत को भी कार्रवाई करते हुए यूरोपियन यूनियन पर भारी टैक्स लगाना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे को ये नहीं बात समझ आई, जब टैक्स लगा रहे बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच को दोनों को, तो चाइना क्यों चुप बैठा हुआ है? उसको भी तो बोलना चाहिए। सबसे ज्यादा तो नुकसान उसको हो रहा होगा क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट्स तो वही बेचता है, तो वो भी तो बोले साथ में। वो क्यों चुप बैठा हुआ है? देखिए, जो अभी हुआ था वहाँ पे दुबई में पूरी कन्वेंशन हुई थी COP28 या जो भी है, उसमें फाइनली पहले होता था कि जब बोलते थे कि फॉसिल फ्यूल्स को कम किया जाए, तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज बोलती थी देखो भैया तुमने तो अपना पैसा कमा लिया, अमीर नेशंस ने, अब हम कोयला यूज़ करें तो हमारे पीछे पड़े हो, हमारे पास और कोई सोर्स तो है नहीं एनर्जी का, हमारे को न्यूक्लियर रिएक्टर तो बैठे नहीं हुए जहाँ से हम कर ले। कोयला इज़ अ क्रिटिकल थिंग, हमें तो कोयला चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये होता था। चाइना भी इंडिया के साथ होता था हमेशा कि नहीं कोयला को नहीं कर सकते, कोयला वगैरह बहुत चाहिए हम, और कहाँ से करेंगे, राइट। तो उसके बाद जो है ये कर दिया इन्होंने। अब जो है चाइना जो है एडवांस हो गया है इन द सेंस कि उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी सोलर पे कर दी हैं, अच्छा। न्यूक्लियर कर दी हैं। तो इस बार पहली बार हुआ है कि चाइना ने बोला है इट इज़ ओके कि तुम्हें फॉसिल फ्यूल के ऊपर कंटेनमेंट करना है, कर दो क्योंकि अब उसको प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कह रहा हाँ फॉसिल फ्यूल को कम करो, कोल को कम करो, क्योंकि अब उसने अपना ऑल्टरनेट तरीके निकाल लिए हैं और नुकसान होगा। कोयले पे डिपेंडेंट नहीं है वो, तो अगर कोयले पे प्रेशराइज करते, सारी डेवलपमेंट कंट्री जो कोयले पे करती है उनको तकलीफ आनी है। चाइना तो बाहर निकल गया उस फेज से। जब तक वो उस फेज में था वो रोता रहा कि नहीं 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 नहीं। जैसे चाइना बाहर निकला है अब वो कहता है सब लोगों पे लगा दो कोल बंद करो, कोल बंद करो। दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और इंडिया भी हमेशा एस्टिमेट देता है 2070 तक इतने % हो जाएगा, तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है, मगर तो टाइम लगता है। सोलर और इलेक्ट्रिकल पावर क्रिटिकल है। ऑफकोर्स सोलर ज़्यादा है क्योंकि वो रिन्यूएबल है और दूसरी चीज़ों की प्रॉब्लम है। और मालदीव्स को तो अच्छा सबक सिखा रहे हैं, एक के बाद उनको सबक पे सबक, उनको मतलब झटके लग रहे हैं एक के बाद एक। उनको समझ नहीं आ रही होगी हमारे साथ हो क्या रहा है। कमाल का करे, वेरी गुड, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहले क्रेडिट लाइन का था उसको मना कर दिया, फिर जो भी प्याज का ली हमने प्याज का सुना है, और अब ये पता चल गया कि अपना जहाज भी वापस ला रहे हैं। पर ये मुझे लगता है ये सुधरेंगे नहीं और झटके चाहिए। देखिए उनको इंडिया जो भी कर रहा है दैट इज़ वेरी नाइस। इंडिया को पता है कि डेमोक्रेसी है, वो बंदे ने एक दिन हारना है, वो तो हमारा बंदा आएगा, उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि नेक्स्ट जो है इंडिया का ही बंदा है। चलो देखते हैं, उस पर फोकस होना चाहिए। नहीं पर उस लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि दुश्मनी से ये लॉस हुआ है, हमारे को देखो कितना नुकसान करा दिया उस कंट्री के साथ जो हमारी दोस्त थी, जिससे वो दोस्त को दुश्मन बना रहे हैं। अब मेन है इंडिया उन पे ऐसा इकोनॉमिकली इफेक्ट करना चाहिए कि वो हार जाए इलेक्शन। मैं तो कह रही इलेक्शन नहीं, उससे पहले लोग उसको बोले तू निकल यहाँ से, और उसको मजबूरी में निकलना पड़े। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।